हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पर। थ्योरी ऑफ डिमांड अपना न्यू जो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है उसका आज अपना नेक्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड का। कल मैंने एमसीक्यू सीरीज़ डाली है, तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर एमसीक्यू सीरीज़ को लगाएं। ठीक है, एक दिन आपको थ्योरी करवाई जा रही है और एक दिन आपके एमसीक्यू सीरीज़ लगाई जा रही है। आपको कंटिन्यूटी में ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। करते हैं स्टार्ट। अपना आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ठीक है, मतलब कि डिमांड पर कोई नियम लागू होता है। ठीक है, डिमांड पर कोई नियम लागू होता है तो क्या मतलब उससे क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्यों होता है, उसके क्या कारण है, उसमें हमें क्या मान्यताएं लेनी पड़ती है और उसके ऊपर क्या अपवाद आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ आज की वीडियो में पढ़ेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर का। ठीक है, देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। इट रेफर्स दैट, ये बताता है देयर इज़ यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड अदर थिंग्स रेदर देन प्राइस। ठीक है, ये क्या बताता है कि यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन मतलब विपरीत संबंध होता है वस्तु के प्राइस में और उसकी मांग में। ठीक है, और अदर थिंग्स रेदर देन प्राइस, जो दूसरी और चीज़ें हैं सिर्फ प्राइस को छोड़कर, कीमत को छोड़कर छोड़कर आर कॉन्स्टेंट, वो क्या है, स्थिर है। मतलब कि वो जो जितनी जिस पॉइंट पर या जिस यूनिट पर वो हैं वो उतनी ही रहेंगी, उनमें बदलाव नहीं होगा। जैसे कि कल मैंने आपको जो कल की वीडियो थी ना उस पे बेस है थोड़ी सी ये वीडियो। ठीक है, तो कल वाली वीडियो को भी परसों वाली, सॉरी कल तो एमसीक्यू डाले थे, परसों मैंने इस थ्योरी ऑफ डिमांड का फर्स्ट पार्ट डाला था, तो उसमें आप देखना, उसमें मैंने ये अच्छे से समझा रखे हैं जो क्या है फैक्टर थे अपने डिमांड के फैक्टर थे जो उसको प्रभावित कर रहे थे। तो उसी तरह ये बोल रहे हैं कि जो कीमत है वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, वो भी एक कारक है डिमांड का, डिमांड बढ़ने का या कम होने का। सिर्फ इसमें लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि हम सिर्फ एक कीमत वाले फैक्टर को, प्राइस वाले फैक्टर को लेंगे, जो जितने दूसरे फैक्टर हैं उन सभी को हम कांस्टेंट मानेंगे, स्थिर मानेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कौन कौन से फैक्टर थे, बहुत सारे थे ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, इनकम ऑफ कंज्यूमर था, सीजन था, साइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था। ठीक है, ये सारे थे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि देयर इज यूनिवर्सल रिलेशनशिप, कि कीमत के बीच और डिमांड के बीच क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, और सिर्फ प्राइस को काउंट किया जाएगा, और जो बाकी जो दूसरे फैक्टर हैं डिमांड के वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये बात माइंड में रखना, क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर आ सकता है कि कौन सा फैक्टर है जो लॉ ऑफ डिमांड में काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ दे दी जाएगी आपको, सीजन एंड वेदर, मौसम या, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, पसंद या प्रेफरेंस। ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जनता का साइज कितना है, गिनती कितनी है। ठीक है, तो आपको क्या आंसर लगाना है, आपको लगाना है प्राइस की, वस्तु की कीमत ही क्या करती है, बताती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अपना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे मैंने आपको डिमांड कर्व कल बता दिया कैसी होती है। ठीक है, लेकिन आज हम लॉ ऑफ डिमांड का ही देखेंगे। जो डिमांड कर्व बनती है ना वो लॉ ऑफ डिमांड पर ही बनती है। मतलब कि हम देख लो, कोई स्कूल वगैरह में भी कोई नियम होता है, वो चाहे कुछ हो वो हमें मानना ही पड़ता है। उसी तरह डिमांड के ऊपर वो नियम लागू होता ही होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहले कीमत कितनी थी, पहले कितनी कीमत थी, 2 रुपये थी, तो हम 90 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। फिर कीमत 4 रुपये हो गई, हमने यूनिट कम कर दी, 80 कर दी। प्राइस 6 रुपये बढ़ गया, हमने यूनिट और कम कर दी, 70 कर दी। प्राइस 8 हो गया, हमने यूनिट और कम कर दी, 60 होगी। प्राइस 10 हो गया तो हमने क्वांटिटी क्या कर दी, और कम कर दी, तो कितना प्राइस हो गया, क्वांटिटी और कम कर दी, कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब कि जैसे जैसे प्राइस क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस में 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ोतरी हुई, तो जो हमारी यूनिट थी क्वांटिटी करने की वो 90, 80, 70, 60, 50 होगी। ठीक है, यही क्या हमारा लॉ ऑफ डिमांड है कि जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ठीक है, अब उसी चीज़ को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया ये पॉइंट से। ठीक है, जब 2 रुपये था प्राइस तो हम कितनी यूनिट कर रहे थे, 90 कर रहे थे। ठीक है,
90 कर रहे थे। जब प्राइस 4 रुपये था, ठीक है, तब हम कितने कर रहे थे, तब हम 80 कर रहे थे। जब प्राइस 6 था तब हम 70 कर रहे थे। जब प्राइस 8 था तब हम 60 कर रहे थे। जब प्राइस 10 था तब हम 50 कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, प्राइस बढ़ रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही थी। ठीक है, ये क्वांटिटी है इसकी, ये प्राइस है। तो ये क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और ये जो हमारी ऐसे पॉइंट जोड़ने से ये नीचे लाइन आई है, ये क्या हमारी डिमांड कर्व है। ठीक है, और कहाँ से आई है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई है, और डाउनवर्ड स्लोप आया है और स्ट्रेट स्लोप आया है, क्योंकि हम क्या है, इक्वल मात्रा में ही यूनिट को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, 2 रुपये से प्राइस बढ़ रहा है तो कितना, इक्वल ही 10 रुपये से गिरावट आ रही है। वहीं पर प्राइस भी 2 रुपये से गिर रहा है, और सॉरी, प्राइस भी 2 रुपये से ही बढ़ रहा है, और उसी तरह 80 से 70 जो क्वांटिटी में है गिरावट है, वो भी 10 की आ रही है, तो इक्वल आ रही है, तो इसलिए स्ट्रेट स्लोप है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है। ठीक है, पीपीसी कर्व का कैसा था, धनोत्तर था। ठीक है, कनकेव था। पीपीसी कर्व हमने कराया था ना। तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, डिमांड कर्व की ढाल कैसी है, वो है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसका क्या था, कनकेव था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट कनकेव था। ठीक है, ये याद रखना माइंड में, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मैंने ग्राफिकली बता दिया आपको, और टेबुलर फॉर्म में भी आपको बता दिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एजप्शंस। अब ये नियम लागू तो हो रहा है, बट इसकी कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं हैं कि वो चीज़ें हमें मानकर चलनी पड़ेगी, फिर ये नियम लागू होगा। अगर वो चीज़ें नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम सीधा सीधा क्या बोलता है, सीधा सीधा 2 ही चीज़ें बोलता है, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब वो चीज़ कहाँ पर अप्लाई नहीं होती कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड नहीं कम हुई और प्राइस कम होने पर भी डिमांड नहीं बढ़ी। तो ये चीज़ कहाँ पर कोई असर नहीं डाल रही, कहाँ पर नहीं डाल रही, जब क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, एडॉप्शन मीन्स कहाँ कहाँ पर ये चीज़ होगी तभी वो ला लागू होगा। मतलब कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट, मतलब कि अगर जो संबंधित वस्तुएं हैं उनका प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये नियम लागू नहीं होएगा। ठीक है, क्यों नहीं लागू होएगा, क्योंकि अगर दूसरी वस्तुओं का प्राइस बढ़ रहा है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, कार और पेट्रोल वाली चीज़ बताई थी, कार के प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेट्रोल के प्राइस में भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये हमें मान के चलना पड़ता है कि जो रिलेटेड संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत कांस्टेंट है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, जो हमारे कंज्यूमर है उसकी इनकम भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, क्यों कांस्टेंट होनी चाहिए, मान लो आपके पास पहले 4000 रुपये थे, तो आप क्या कर रहे थे, 10 रुपये से आप क्या कर रहे थे, 5 यूनिट खरीद रहे थे, लेकिन आपकी क्या हो गई, आपकी इनकम 5000 होगी, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है, आप अपनी क्या कर लोगे, 12 रुपये कर लोगे और 7 यूनिट खरीद पाओगे। मतलब आप आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ज़्यादा पैसा लगा पाओगे, ज़्यादा पैसा खर्च पाओगे, तो क्वांटिटी डिमांड वाला लाल लगेगा ही नहीं कि पैसा बढ़ने से आपको कम खरीद रहे हो, बल्कि इनकम बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा खरीदना शुरू कर दोगे, चाहे उसकी कीमत कितनी मर्जी हो। उसके बाद है टेस्ट एंड हैबिट्स रिमेन कांस्टेंट, जो हमारे पसंद है वो हैबिट्स हैं वो कांस्टेंट रहे। क्यों, क्योंकि हर एक इंसान अपनी आदतों पर या अपने मन पसंदीदा चीज़ पर गिरता है। ठीक है, वो ही उसको अच्छी लगती है, तो उस समय वो ये नहीं देखता कि इसकी कीमत कितनी है या कितनी नहीं है। ज़्यादा कीमत होने पर भी वो उस चीज़ का ज़्यादा उपभोग करता है क्योंकि वो उसको पसंद होती है। ठीक है, और कम कीमत होने पर भी वो उसका कम प्रयोग कर सकता है क्योंकि वो उसको पसंद नहीं होती है। तो ये वाली जो मान्यता लगेगी। नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इन फ्यूचर भविष्य में क्या है, संभावना है वस्तु के प्राइस में क्या होने की, चेंज होने की। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस कोई संभावना होगी तो लोग क्या सोचेंगे, आज उसका प्राइस कम है फिर भी उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ये सोच लेंगे कि इन फ्यूचर और कम होगा। ठीक है, अगर आज उसका, और दूसरी बात है इन फ्यूचर आपको बोल दिया जाए कि प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग तो भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको ये लगेगा कि इन फ्यूचर कम हो जाएगा या आज ज़्यादा है। तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए फ्यूचर से रिलेटेड, आज ही जो प्राइस है उसी प्राइस पर जो लोगों की मांग कम है या ज़्यादा है वो होने चाहिए। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो क्या बोल दे,
वो आपको ऐसा बोल दे कि आप कोई भी आपको पॉलिसी ला के रख दे आपके सामने कि आपको इतने रुपए में हम दे देंगे, ठीक है, इतने इतने रुपए में हम दे देंगे आपको, या कुछ भी कोई भी पॉलिसी ला के रख दे जो अपवाद क्रिएट करते लव ऑफ डिमांड में, ठीक है। नो चेंज इन सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीजन वेदर में बदलाव आ गया तो प्राइस ज़्यादा हो या कम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग सीज़न के हिसाब से चलेंगे। नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए क्यों, पहले कितने थे, 1000 लोग थे मार्केट में, ठीक है, 1000 लोग मार्केट में थे, वो लॉ ऑफ डिमांड पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो प्राइस कितना था, 50 था, तो लोगों ने क्या करी, 100 यूनिट खरीद ली, ठीक है। 50 प्राइस क्या हो गया, 100 हो गया, तो लोगों ने क्या कर दी, 50 यूनिट खरीदी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर पॉपुलेशन ही 1500 होगी, तो लोगों ने क्या है, प्राइस बढ़ने पर भी उसकी कितनी यूनिट खरीदी, 100 यूनिट ही खरीदी। तो ये क्या हो रहा है कि साइज एंड पॉपुलेशन में भी कोई प्रभाव नहीं होना पड़ा, यहाँ पर फेल हो गया ना, यहाँ पर फेल हो गया जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड था। तो ये उसकी मान्यताएं थी, सिर्फ प्राइस को लेकर बाकी जितने भी कारक हैं मैंने आपको बढ़ाए थे वो सारे के सारे कांस्टेंट मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट नहीं होंगे तो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पर लागू नहीं होगा, वहाँ पर काम नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं रीज़न फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। बी, क्या रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड का, रीज़न क्या है कि वो नीचे की तरफ गिरता हुआ आता है, ठीक है। एक तो रीज़न ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का ना एक अलग से चैप्टर करवाऊंगी मैं आपको, आपके सिलेबस में है, इसके बाद थ्योरी डिमांड के बाद थ्योरी ऑफ सप्लाई करेंगे, फिर यूटिलिटी करेंगे, ठीक है, यूटिलिटी कर्व और इंडिफरेंस कर्व करेंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोग हवास नियम या कम सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। ये रूल भी लागू होता है, इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। तो उनमें से एक कारण यही है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई होता है। अब ये आप देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, आपको ना सिंपल से जनरल लैंग्वेज में बताती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने खाना खाया, जब आपने पहली रोटी खाई ना वो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि देगी, ठीक है। तो आपको मान लो 4 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, 4 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, फिर आपने दूसरी रोटी खाई, आपको थोड़ी सी भूख शांत होगी, आपको 3 यूनिट की संतुष्टि मिली, फिर आपने तीसरी रोटी और खा ली, आपको 2 यूनिट की मिली, ठीक है। क्या हो रही है, संतुष्टि कम हो रही है ना, संतुष्टि कम हो रही है, इसी वजह से जब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी क्या कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, तो आपकी संतुष्टि कम होती जाती है, तो आप क्या कर देते हो, डिमांड कम कर देते हो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या करते हैं, डिमांड कम कर दो, ठीक है। फिर आपने 4 खाई, आपका पेट बिल्कुल फटने को हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, 5वीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो यही चीज़ है कि डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या दिखाती है कि कोई भी वस्तु है उसका जब हम स्टार्टिंग में उपयोग करते हैं तो वो उस टाइम पे उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। धीरे 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 डिमिनिशिंग हो रही है ना, कम हो रहा है धीरे धीरे, जो उस एडिशनल यूनिट खाने पर, एडिशनल यूनिट का उपभोग करने पर जो हमें उपयोगिता मिल रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से इसको उपयोगिता ह्रास का नियम बोला जाता है कि एडिशनल यूनिट पर जैसे जैसे हम उस यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उसका क्या होता है, ह्रास होता है, वो कम होता है, ठीक है। पहले पर आपको बहुत, पहली रोटी खाने पर बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, दूसरी पर थोड़ा और कम होगी, तीसरी पर थोड़ा और, चौथी पर और कम, 5वीं पर बिल्कुल नेगेटिव जाने लगे, छठी पर बिल्कुल आपको वॉमिटिंग वगैरह होगी, 7वीं खाने पर आपका पेट खराब होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यूटिलिटी कम होगी ना, ठीक है, आपकी क्या है, यूटिलिटी कम होगी। उसी तरह हम जैसे ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करते गए, हमारे पास चीज़ आती गई उसका उपभोग करते रहे, ठीक है। उपभोग करने पर क्या हुआ, उस चीज़ की जो यूटिलिटी थी, उपयोगिता थी, वो कम होती गई, और यही चीज़ हमारी लॉ ऑफ डिमांड पर काम करती है। दूसरी चीज़ है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव भी पड़ जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, 2 वस्तुएं होती है, वो क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। मान लो साइड पर क्या हो रहा है, एक वस्तु का क्या हो रहा है, टी एंड कॉफ़ी वाला ही मैंने आपको बताया था, टी एंड कॉफ़ी वाला ही आपको बताया था। टी का प्राइस बढ़ जाता है, टी का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो लोग क्या कर लेने शुरू कर देते हैं, टी के कंपैरिजन में कॉफ़ी का प्राइस अगर कम है तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, उसका कंजप्शन ज़्यादा कर देते हैं। तो प्राइस का इफेक्ट पड़ा ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ा, कि टी की वजह से उन्होंने क्या है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकम इफेक्ट, ठीक है, इनकम इफेक्ट भी लोगों का बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, लोगों की इनकम कम है तो लोग क्या करेंगे, प्राइस के ऊपर निर्भर करेंगे ना। अगर लोगों की इनकम ही ज़्यादा हो जाती तो लोग प्राइस पर निर्भर ना करते। एडिशनल कस्टमर, ठीक है, कस्टमर की भी क्या हो सकती है, एडिशनल एडिशनल कस्टमर भी आ सकते हैं हमारी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, हमारी डिमांड बढ़ सकती है प्राइस कम होने पर। ठीक है, क्या होगा, पहले लोग 100 लोग ही चीज़ खरीद रहे थे जब, लेकिन जैसे कि सेल वाली बात लगा लो आप, ठीक है, पहले लोग क्या कर रहे थे, वो जो चीज़ दुकान में पड़ी थी सिर्फ क्या कर रहे थे, 100 लोग जाकर ही खरीदते थे, वही दुकान में पड़ी चीज़ दुकान वाले ने सेल में लगा दी तो कस्टमर भागे भागे आए, 400 रुपये में लेने लगे, तो एडिशनल कस्टमर आ गए ना। ठीक है, तो डिमांड बढ़ गई, डिफरेंट यूजेस, इस वजह से भी डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की। कोई भी चीज़ लगा लो, दूध ही लगा लो, दूध के अलग अलग उपयोग हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं ना, कोई कोई उसको खीर बनाने के लिए लेके जाता है, कोई पनीर के लिए, कोई चाय के लिए, कोई कॉफ़ी के लिए, तो उसका क्या कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं प्राइस कम होने पर। ठीक है, पहले अगर प्राइस ज़्यादा है दूध का, जब प्राइस ज़्यादा होने लग जाता है लोग क्या करते हैं, यार थोड़ा पी लेते हैं, कम पी लेते हैं, नहीं तो इतने पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन उसका प्राइस कम होता है तो लोग क्या सोचते हैं, अब तो प्राइस कम है, अब क्या कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन कर लो। ठीक है, सो उसके बाद है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कि मांग के नियम के क्या है, अपवाद क्या है। अपवाद ये हैं कि जो नियम का नियम है वो कहाँ पर लागू नहीं होता, किस मामले में लागू नहीं होता। आप कह देते हैं ना स्कूल वगैरह में भी ये बच्चा नियम नहीं मान सकता, तो उसी तरह से यही लगा लो कि कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ पर क्या है, मांग का नियम लागू नहीं होता। तो सबसे पहली केड़ी कौन सी है, वो है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बिल्कुल ही कम वैल्यू की होती हैं। ठीक है, तो अगर गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इनकम बढ़ रही है ना, अगर इनकम बढ़ी है तो गिवन गुड्स का जो उपभोग है ना वो कम हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदना पसंद करेंगे, ना कि गिवन गुड्स को करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड भी गिवन गुड्स पर नहीं लगता। ठीक है, अगर गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाभ डिमांड के दायरे से बाहर है, और अगर उसका प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो भी उसकी डिमांड पर इतना असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है स्टेटस सिंबल चीज़ें, प्रतिष्ठा के प्रतीक चीज़ें। कुछ लोग हैं वो क्या मान लेते हैं भी, नहीं यार ये तो मेरा स्टेटस सिंबल है, एडिडास के जूते पहने तो मेरे स्टेटस सिंबल है, मैं जब भी जॉब करने जाता हूँ ना तो मैं एडिडास के जूते ही पहन के जाता हूँ, चाहे कितने मर्जी महंगे हो जाए, मुझे खरीदने हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसका स्टेटस सिंबल मानने लग जाता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने लग जाता है, तो वो उसका ज़्यादा प्राइस होने पर भी वो उसकी डिमांड को कम नहीं करता, उसको उतना ही रखता है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, उसको कम नहीं करता। तो उसका प्राइस कम होने पर वो उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा नहीं, मतलब वो स्थिर रखेगा, क्योंकि वो उसका स्टेटस सिंबल है, उसने वो खरीदनी है तो खरीदनी है, चाहे जितना मर्जी प्राइस हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, तो प्राइस ज़्यादा होने पर वो उसकी डिमांड कम नहीं करेगा। फियर ऑफ शॉर्टेज, ठीक है, फियर ऑफ शॉर्टेज है। ठीक है, आने वाले टाइम में उस चीज़ की कमी आ सकती है। ठीक है, ब्लैक में जा सकती हैं वो चीज़ें, तो लोग क्या करते हैं, उसका ज़्यादा प्राइस होने पर भी क्या कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, वो ये नहीं दे सकते प्राइस ज़्यादा, वो ये चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि यार आने वाले टाइम में ना कमी आ सकती है, तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को आज ही स्टॉक करके, आज इकट्ठी करके रख लेनी है। उसके बाद चौथी चीज़ आती है अपनी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड फैशन रिलेटेड जो हमारी क्या होती हैं, फैशन रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, फैशन को महत्वता देते हैं, तो कीमत का नहीं देखते कि कीमत कितनी है। ज़्यादा कीमत है तो भी वो अपना फैशन के हिसाब से चलने के लिए वो क्या करते हैं, उस चीज़ का उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आ जाती है नेसेसिटी वाली चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये तो खरीदनी ही पड़ेगी। जैसे कि दवाई है, दवाई का प्राइस जितना मर्जी हो जाए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लोग क्या करते हैं, उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, अब क्योंकि पता है अगर ये ज़रूरत की चीज़ है, दवाई आज के टाइम पे दवाई ही ज़रूरत की चीज़ है, अगर वो इसको नहीं खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे या वो बीमार हो जाएंगे। तो उसकी ज़्यादा कीमत होने पर भी लोग क्या करते हैं, नेसेसिटी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, गिवन गुड्स, प्रतिष्ठा के प्रतीक वाली चीज़ें, कमी का डर, और फैशन रिलेटेड वस्तुएं और ज़रूरतें, इन सभी पर जो लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। ये एमसीक्यू बनकर अच्छे से आ सकते हैं आपका। ठीक है, एग्जाम में भी लॉ ऑफ डिमांड किन किन पर नहीं लगता, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यहाँ तीनों के तीन ऑप्शन ये वाले होंगे तो आपको ऑल ऑफ दिस करना होगा, या तीन ऑप्शन कोई और होंगे और इनमें से एक होगा तो आपको उसको टिक करना होगा। ठीक है,
सो सारा का सारा मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करवा रही हूँ, ठीक है। और इसको ध्यान में रखते जाइए, इतने आसान तरीके से कोई इकोनॉमिक्स नहीं करवा सकता आपको, ठीक है। सो प्लीज़ आपसे यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ना लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करो, ठीक है। जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें उठाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्टिंग से सिलेबस शुरू किया है हमने, साथ में एमसीक्यू भी लगा रहे हैं एक दिन, और एक दिन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिल रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।